Bismillahirrahmanirrahim. Today's topic of discussion is protein synthesis and translation. Let's start protein synthesis और translation. तो प्रोटीन सिंथेसिस के लिए मैसेंजर आरएनए चाहिए जो स्पेसिफिक कोडोन लेके आता है। आपको ट्रांसफ़र आरएनए चाहिए, ट्रांसफ़र आरएनए के ऊपर एंटी कोडोन होता है और आपको राइबोसोम चाहिए। अब जो यूकैरियोट्स होता है, यूकैरियोट्स के अंदर ATS राइबोसोम होता है, यानी यू से यूकैरियोट, ई से यूकैरियोट एंड ई से इवन 40 + 60 = ATS। प्रोकैरियोट्स के अंदर 30 + 50 = 70S, यानी प्राइम वाला। बस ऐसे रट्टा मार लो, बाकी ये तो आपको ऑलरेडी आता है। तो ट्रांसलेशन का मतलब है कि मैसेंजर आरएनए को प्रोटीन में कन्वर्ट करना एट द राइबोसोम। अब जो प्रोटीन सिंथेसिस है या ट्रांसलेशन है, ये होती है साइटोप्लाज्म के अंदर और ये राइबोसोम करवाते हैं। और राइबोसोम दो तरह के होते हैं, फ्री राइबोसोम एंड द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बाउंड राइबोसोम। अब इसके कुछ स्टेप्स होते हैं, 3 स्टेप्स आपने रट्टा मारने हैं और हर एक पार्टिकुलर स्टेप पर एक स्पेसिफिक ड्रग या एंटीबायोटिक काम करती है। फर्स्ट इज़ इनिशिएशन फेज, नेक्स्ट इज़ इलोंगेशन फेज एंड नेक्स्ट इज़ टर्मिनेशन फेज। तो होता क्या है, इनिशिएशन फेज़ के अंदर क्या होगा, पहले एक बात रट्टा मारनी है कि इनिशिएशन फेज़ में स्टार्ट होगी प्रोटीन सिंथेसिस और इनिशिएशन फेज़ के अंदर इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बनेगा। अब इस कॉम्प्लेक्स के अंदर स्मॉल राइबोसोमल आरएनए होता है, मतलब स्मॉल राइबोसोमल सब यूनिट होता है, जो कि यूकैरियोट्स में 40S होता है, प्रोकैरियोट्स में 30S होता है। क्लियर? तो आपने एक स्पेसिफिक पॉइंट रट्टा मारना है, वह है शाइन डालगेनो सीक्वेंस। अब होगा क्या, सबसे पहले इनिशिएशन होती है। इनिशिएशन के अंदर जो राइबोसोम का स्मॉल सब यूनिट होता है, छोटा वाला सब यूनिट होता है, वो मैसेंजर आरएनए पे बाइंड करता है। ठीक हो गया। और जिस जगह पे बाइंड करता है उस जगह को बोलते हैं शाइन डालगेनो सीक्वेंस। प्रोकैरियोटिक मैसेंजर आरएनए का वो पार्टिकुलर एरिया जहाँ पे राइबोसोम का स्मॉल सब यूनिट बाइंड करेगा, दिस इज कॉल्ड शाइन डालगेनो सीक्वेंस एंड दिस इज रिकॉग्नाइज्ड बाय 16S RNA इन द राइबोसोमल सब यूनिट। राइबोसोम के अंदर राइबोसोमल आरएनए होता है, ख़ास तौर पर 16S वाला। वो किसको रिकॉग्नाइज करेगा? ओके, वो रिकॉग्नाइज करेगा मैसेंजर आरएनए को और इस स्पेसिफिक सीक्वेंस को बोलते हैं शाइन डालगेनो सीक्वेंस। लेकिन ये याद रखना, ये सिर्फ और सिर्फ प्रोकैरियोट्स में होता है। यूकैरियोट्स में 5 कैप होती है, यूकैरियोट्स में 5 कैप होती है जहाँ पर स्मॉल राइबोसोमल सब यूनिट अटैच होता है। लेकिन प्रोकैरियोट्स में शाइन डालगेनो सीक्वेंस है जहाँ पे स्मॉल राइबोसोमल सब यूनिट मैसेंजर आरएनए से बाइंड करेगा। तो पहले तो ये चीज़ समझ आ गई है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मतलब एक स्मॉल राइबोसोम का सब यूनिट होगा, मैसेंजर आरएनए बाइंड करेंगे, लार्ज सब यूनिट भी बाइंड करेगा और फिर tRNA आएगा। tRNA इज़ द ट्रांसफ़र आरएनए। tRNA या ट्रांसफ़र आरएनए अपने साथ एक स्पेसिफिक अमाइनो एसिड को लेके आएगा विच इज़ अटैच टू द पार्टिकुलर एंटीकोडोन। ठीक हो गया। मतलब कि जो tRNA होगा उसके जो 3 एंड होगा विच कंटेन CCA विच मीन्स कैन कैरी अमाइनो एसिड। तो जो tRNA है उसके 3 एंड के ऊपर हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है और यहाँ पर को क्या अटैच होगा, कोई अमाइनो एसिड अटैच होगा एंड दिस इज स्पेसिफिक फॉर अ स्पेसिफिक एंटीकोडोन। क्लियर? एक बात रट्टा मारना, जो फर्स्ट अमाइनो एसिड होता है दिस इज ऑलवेज मेथियोनिन एंड द स्टार्ट कोडोन इज द AUG। क्लियर? तो एक बात इंपॉर्टेंट रट्टा मारनी है, फर्स्ट अमाइनो एसिड ऑलवेज मेथियोनिन होगा और जो पहला अमाइनो एसिड होगा वो कौन से किस जगह पे लगेगा, वो कौन सी साइट पे लगेगा, वो लगेगा P साइट के ऊपर। बाकी जो अमाइनो एसिड होंगे वो A साइट पे लगेंगे, लेकिन जो आपका होता है जो पहला अमाइनो एसिड है वो सीधा का सीधा आकर P साइट पे लग जाएगा। अब जो ट्रांसफ़र आरएनए है वो अपने साथ एक स्पेसिफिक अमाइनो एसिड को लेके आ रहा है और अमाइनो एसिड को ऐसे लेके आता है कि उसकी चार्जिंग हो जाती है। चार्जिंग का मतलब है कि अमाइनो एसिड को tRNA से जोड़ने के लिए एनर्जी चाहिए होती है। दिस इज़ कॉल्ड चार्जिंग ऑफ tRNA एंड दिस इज़ मीडिएटेड बाय सिंथेटेस, क्योंकि इसके अंदर ATP इस्तेमाल हो रहा है। क्लियर? ठीक हो गया।
तो जो टीआरएनए है वो अपने साथ एक स्पेसिफिक अमाइनो एसिड को लेके आ जाएगा अकॉर्डिंग टू द एंटीकोडोन और कोडोन। क्लियर। और पहला जो अमाइनो एसिड होगा दिस इज ऑलवेज अ मेथियोनिन, इसका स्टार्ट कोडोन होता है AUG, और जो पहला अमाइनो एसिड है वो हमेशा किस साइड पे लगेगा, P साइड पे लगेगा। उसके बाद वाले जो अमाइनो एसिड हो गए वो A साइड पे इंसर्ट हो गए। क्लियर, ठीक हो गया। तो उम्मीद है कि समझ आ गया होगा। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है कि प्रोटीन सिंथेसिस के लिए ATP भी चाहिए होते हैं और GTP भी चाहिए होते हैं। वाई ATP इज रिक्वायर्ड? ATP इज रिक्वायर्ड फॉर एक्टिवेशन ऑफ tRNA। एक्टिवेशन ऑफ tRNA इज कॉल्ड चार्जिंग ऑफ tRNA, यानी आप अमाइनो एसिड अटैच कर रहे हैं tRNA के साथ। जो GTP होता है वो दो चीज़ों के लिए काम आता है। नंबर 1, GTP इज़ यूज फॉर tRNA ग्रिपिंग के लिए, मतलब कि अमाइनो एसिड को पकड़े रखे या पूरा सब यूनिट बनाए रखे। और नंबर 2, ट्रांसलोकेशन होगी। ट्रांसलोकेशन के अंदर भी आपको ये चाहिए होता है। अब ट्रांसलोकेशन में ये जो राइबोसोम होता है वो मूव करता है, क्लियर, लेफ़्ट टू राइट, जिसकी वजह से जो चीज़ पहले P पे होती है वो A वगैरह पे शिफ्ट वगैरह हो जाती है। तो ये सारा हम चीज़ पढ़ेंगे। क्लियर, सही हो गया। क्लियर, तो लेट मी रिवाइज। तो पहले इनिशिएशन होती है। इनिशिएशन के अंदर जो स्मॉल राइबोसोमल सब यूनिट होता है वो मैसेंजर RNA से बाइंड करता है। यूकैरियोट्स में 5 प्राइम पे कैप होती है। प्रोकैरियोट्स में शाइन डेलगैंडो सीक्वेंस होता है। आपको इनिशिएटर tRNA चाहिए विच इज़ चार्ज्ड विद मेथियोनिन, और मेथियोनिन का कोडोन होता है AUG, और पहला अमाइनो एसिड हमेशा P साइड पे लगता है। और जब लार्ज सब यूनिट मिलता है तो पूरा का पूरा इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बनता है। और आपको GTP भी चाहिए होता है फॉर tRNA ग्रिपिंग एंड ट्रांसलोकेशन। एक बात रट्टा मारना, यूकैरियोट्स में सबसे पहला अमाइनो एसिड मेथियोनिन होता है, लेकिन प्रोकैरियोट्स के अंदर सबसे पहला अमाइनो एसिड इज N-formyl मेथियोनिन। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोट्स एंड द यूकैरियोट्स। क्लियर, ठीक हो गया। तो अब यहाँ पर इस हिसाब से ड्रग्स वगैरह भी आपने पढ़नी है। फॉर एग्जांपल ये जो पूरा इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बनता है, इस इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन को इनहिबिट करने वाली ड्रग इस अमाइनोग्लाइकोसाइड एंड लिंजोलाइड। तो दो ड्रग्स होती है जो इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स को नहीं बनने देती। वन इज़ अमाइनोग्लाइकोसाइड एंड अनदर इज़ लिंजोलाइड। क्लियर, ठीक हो गया। जो अमाइनोग्लाइकोसाइड है वो 30S राइबोसोमल सब यूनिट से बाइंड करती है। जो लिंजोलाइड होती है वो 50S राइबोसोमल सब यूनिट पे जाके बाइंड करती है। तो ये तो हो गया मोटा मोटा इनिशिएशन का। मैं बाकी फर्स्ट एड का भी एक्सप्लेन करूँगा, पहले मैं आपको ओवरऑल कॉन्सेप्ट दे दूँ। फिर इसके बाद आता है इलोंगेशन फेज। इलोंगेशन फेज में क्या आएगा, जो भी अमाइनो एसिड होगा जो tRNA से बाइंड होगा, दिस इज कॉल्ड अमाइनो एसिड tRNA, वो A साइड पे आएगा। लेकिन जो पहला वाला अमाइनो एसिड था वो हमेशा किस साइड पे जाता है, वो P साइड पे जाता है। लेकिन जो इनकमिंग अमाइनो एसिड है वो A साइड पे आएंगे। और जो P साइट है, P साइट ये वो साइट होती है जो कि पॉलीपेप्टाइड चेन को होल्ड करेगी, और E साइट ये वो साइट है जहाँ पे tRNA जो एम्प्टी होगा वो एग्जिट कर जाएगा। क्लियर, ठीक हो गया। तो उम्मीद है कि समझ आ गया होगा। तो जो tRNA है वो अपने साथ एक अमाइनो एसिड को लेके आएगा A साइट के ऊपर। ठीक हो गया। फिर इसके बाद क्या होगा, इसके बाद जो राइबोसोमल RNA है यूकैरियोट्स में या प्रोकैरियोट्स में, जो राइबोसोमल RNA है वो क्या करेगा, वो पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज वाला काम करेगा। पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज का मतलब है वो पेप्टाइड बॉन्ड बनाएगा, पेप्टाइड बॉन्ड बनाएगा 2 अमाइनो एसिड के साथ। फिर इसके बाद जो राइबोसोम है वो 3 बेसिस मूव करेगा अलोंग द मैसेंजर RNA। जो राइबोसोम है वो 3 बेसिस मूव करेगा, यानी लेफ्ट से लेकर राइट की तरफ मूव करेगा, लेफ्ट से लेकर राइट की तरफ मूव करेगा। इससे ये होगा जो चीज़ जो A साइड पे थी वो P साइड पे एंटर हो जाएगी, जो P थी वो P वाली होगी वो E वाली साइड पे चली जाएगी। उम्मीद है कि समझ आ गया होगा। क्लियर, तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपने रट्टा मार लेना है, तो ऑलमोस्ट ये हो जाएगा हमारा। तो आपने डायरेक्शन दोबारा बता दूँ अगर मेरे से मिस्टेक ना हो गया हो। डायरेक्शन क्या होगी, पॉलीपेप्टाइड चेन की P से लेकर A की तरफ। ठीक हो गया। तो और फिर इसके बाद ट्रांसलोकेशन होती है। एक बात रट्टा मारना कि जो ट्रांसलोकेशन है इसको इनहिबिट करने वाली ड्रग कौन कौन सी होती है, MCQ, मैक्रोलाइड्स, क्लिंडामाइसिन, क्विनिप्रिस्टिन, डेल्फोप्रिस्टिन, स्ट्रेप्टोग्रामिन ये होती है। मतलब मैक्रोलाइड्स और क्लिंडामाइसिन दे ब्लॉक ट्रांसलोकेशन, दे ब्लॉक ट्रांसलोकेशन।
क्लियर। और इसके अलावा जो इलोंगेशन फैक्टर 2 होता है, इलोंगेशन फैक्टर 2 जो इलोंगेशन वगैरह कराता है उसको इनहिबिट करने वाला डिप्थीरिया टॉक्सिन होता है और सूडोमोनास का एक्सोटॉक्सिन होता है। जो एंजाइम होता है पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज उसको इनहिबिट करने वाली ड्रग कौन सी होती है? क्लोराम्फेनिकोल होती है। और जो ए साइट के ऊपर अमाइनो एसिड टीआरएनए कॉम्प्लेक्स आता था उसको इनहिबिट करने वाली टेट्रासाइक्लिन आती है। अभी आपको लगता है सारे स्टेप्स भूल चुके हैं, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। इलोंगेशन के अंदर सबसे पहले क्या होगा? अमाइनो एसिड टीआरएनए कॉम्प्लेक्स ए साइट पे आएगा एंड दिस इज इनहिबिटेड बाय टेट्रासाइक्लिन। फिर उसके बाद पॉलीपेप्टाइड चेन बनेगी विच इज मीडिएटेड बाय पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज एंड दिस इज इनहिबिटेड बाय क्लोराम्फेनिकोल। फिर उसके बाद ट्रांसलोकेशन होती है, ट्रांसलोकेशन को इनहिबिट करने वाली मैक्रोलाइड्स होती है, क्लिंडामाइसिन होती है, स्ट्रेप्टोग्रामिन्स होती है। फिर उसके बाद आपको कुछ इलोंगेशन फैक्टर्स चाहिए होते हैं, उनको इनहिबिट करने वाला डिप्थीरिया टॉक्सिन होता है और सूडोमोनास का एक्सोटॉक्सिन है। लास्ट आता है टर्मिनेशन। टर्मिनेशन के अंदर क्या होता है? कुछ रिलीज फैक्टर्स होते हैं जो स्टॉप कोडोन को सेंस करते होते हैं, यानी एक दफ़ा स्टॉप कोडोन आ गया तो जो रिलीज फैक्टर है वो पेप्टाइड और टीआरएनए के दरमियान बॉन्ड्स को तोड़ देंगे और इसके लिए भी क्या चाहिए आपको? एनर्जी चाहिए, जीटीपी चाहिए। क्या चाहिए आपको? जीटीपी, एनर्जी वगैरह चाहिए। तो उम्मीद है कि समझ आ गया होगा। तो लेट्स रिवाइज अब हम फर्स्ट एड से रिवाइज करते हैं। सबसे पहले ये देख लो, यूकैरियोट्स में 40, 60, 80 एस होता है, प्रोकैरियोट्स में 30, 50 और टोटल 70 एस हो जाता है। क्लियर, सही हो गया। और एक और इम्पोर्टेंट रट्टा मारना कि जो डायरेक्शन होती है वो ए से APE पहले अमाइनो एसिड ए साइड पे लगता है, फिर पेप्टाइड बॉन्ड बनता है पी वाली पर, और जो पी वाली चीज़ होती है वो ए में शिफ्ट कर दी जाती है। फिर उसके बाद ट्रांसलोकेशन होती है, ट्रांसलोकेशन में जो ए पे था वो पी पे आ जाएगा और जो मतलब जो पेप्टाइड बॉन्ड ट्रांसफ़र है वो पी से लेकर ए की तरफ होगा, लेकिन जो ट्रांसलोकेशन होती है वो ए से पी की तरफ और पी से ई की तरफ होती है। दिस इज़ वेरी कंफ्यूजिंग कॉन्सेप्ट, इस वजह से आपको अच्छे से बता रहा हो ताकि याद करने में आसानी हो जाए। तो लेट्स रिवाइज। यहाँ से मैंने प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स वगैरह एक्सप्लेन कर दिया है। जो सिंथेसिस होती है ऑलवेज फ्रॉम एन टर्मिनस टू द सी टर्मिनस। ये कौन से टर्मिनल की बात कर रहे हैं? यह मैसेंजर आरएनए के टर्मिनल की बात कर रहे हैं। फिर आपको बताया कि एनर्जी दो चीज़ों के लिए चाहिए होती है। एटीपी चाहिए होता है टीआरएनए को एक्टिवेट करने के लिए, यानी न्यू अमाइनो एसिड को ऐड करने के लिए, और जो जीटीपी होता है वो टीआरएनए की ग्रिपिंग के लिए और ट्रांसलोकेशन के लिए और टर्मिनेशन के लिए जीटीपी चाहिए होते हैं। इनिशिएशन के अंदर यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर्स होते हैं जो कि 5 कैप को आइडेंटिफाई करते हैं, जबकि प्रोकैरियोट्स के अंदर शाइन डेलगेनो सीक्वेंस होता है। अब जो इनिशिएशन फैक्टर्स होते हैं ये 40S राइबोसोमल सब यूनिट को असेंबल करते हैं विद इनिशिएटर टीआरएनए। फिर इसके बाद जब ये असेंबल हो जाते हैं तो ये क्या बनता है? इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बनता है। असेंबल होने के लिए जीटीपी चाहिए, ट्रांसलोकेशन के लिए जीटीपी चाहिए और टर्मिनेशन के लिए जीटीपी चाहिए। फिर उसके बाद जो अमाइनो एसिड टीआरएनए कॉम्प्लेक्स है ए साइड पे आएगा, लेकिन जो पहला अमाइनो एसिड है मेथियोनिन वो हमेशा पी साइड पे आएगा। अब इलोंगेशन के लिए भी जीटीपी चाहिए और इलोंगेशन फैक्टर्स चाहिए एंड दीज इलोंगेशन फैक्टर्स आर इनहिबिटेड बाय सूडोमोनास एक्सोटॉक्सिन एंड डिप्थीरिया एक्सोटॉक्सिन विच causes ATP राइबोसाइलेशन। क्लियर। फिर उसके बाद क्या होता है? पेप्टाइड बॉन्ड बनता है। पेप्टाइड बॉन्ड कैसे बनता है? जो राइबोसोमल आरएनए है उसके पास राइबोजाइम एक्टिविटी होती है, वो पॉलीपेप्टाइड चेन को ट्रांसफ़र करता है ए साइड की तरफ। फिर उसके बाद क्या होता है? राइबोसोम 3 न्यूक्लियोटाइड्स मूव करता है टूवर्ड्स 3 एंड की तरफ मूव करता है, या लेफ़्ट टू राइट मूव करता है, या ए से पी की तरफ जाता है। मतलब जो चीज़ ए पे थी जिस पे पेप्टाइड बॉन्ड बन चुका था वो पी पे चली जाएगी, जो पी पे थी वो एग्जिट हो जाती है। क्लियर, ठीक हो गया। तो ऑलमोस्ट ये है, जो ए साइट है उस पर इनकमिंग अमाइनो एसिड टीआरएनए आएगा, पी साइट पर पॉलीपेप्टाइड चेन ग्रो करेगी, ई साइट के ऊपर एम्प्टी टीआरएनए एग्जिट कर जाएगा। टर्मिनेशन के अंदर क्या होता है? जैसे ही स्टॉप कोडोन आता है रिलीज फैक्टर रिकॉग्नाइज करते हैं, ट्रांसलेशन को कंप्लीट कर देते हैं और इसके लिए भी जीटीपी चाहिए। तो एक बात रट्टा मारना, इनिशिएशन के लिए, इलोंगेशन के लिए और टर्मिनेशन के लिए, इन तीनों स्टेप्स के लिए जीटीपी चाहिए होता है। क्लियर। फिर इसके बाद आती है कुछ पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन। पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन के अंदर क्या होता है
कि जो न्यू पॉलीपेप्टाइड चेन बनी है उनके एन टर्मिनल या जो सी टर्मिनल्स होते हैं उनको रिमूव किया जाता है फ्रॉम जाइमोजेंस। जाइमोजेंस आर द इनएक्टिव प्रोटीन्स। जब इनएक्टिव प्रोटीन में से एन या कार्बोक्सी टर्मिनल को रिमूव किया जाता है तो वो मैच्योर प्रोटीन हो जाती है। फॉर एग्जांपल ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करना। नंबर 1। नंबर 2, कोवलेंट अल्टरेशन होती है, कोवलेंट बॉन्ड ऐड करते हैं लाइक फॉस्फेराइल फॉस्फेट ग्रुप ऐड करना, ग्लाइकोसाइलेशन करना, हाइड्रोक्सिलेशन करना। और लास्ट में होती है शेपेरोन प्रोटीन। ये ऐसी प्रोटीन होती है जो कि प्रोटीन फोल्डिंग को मेंटेन करती है, प्रोटीन की फोल्डिंग को मेंटेन करती है, कहीं प्रोटीन की मिस फोल्डिंग ना हो पाए। अगर ये प्रोटीन नहीं होगी तो प्रोटीन डीनेचर हो जाएगी या प्रोटीन की मिस फोल्डिंग हो जाएगी। क्लियर। यीस्ट के अंदर हीट शॉक प्रोटीन होती है, HSP60 होती है, जो कि कॉन्स्टिट्यूटिवली एक्सप्रेस करती है, 24 घंटे एक्सप्रेस करती है। लेकिन ये जो हीट शॉक प्रोटीन होती है ये कब बढ़ती है? जब टेम्परेचर ज़्यादा होता है, pH कम होती है यानी प्रोटॉन ज़्यादा होते हैं, या हाइपोक्सिया होता है। तो 3 कंडीशन जिसमें शेपेरोन प्रोटीन बढ़ जाती है वो हाई टेम्परेचर, एसिडिक pH और हाइपोक्सिया है, टू प्रिवेंट प्रोटीन डीनेचुरेशन एंड मिसफोल्डिंग। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट था हमारा प्रोटीन सिंथेसिस के बारे में। तो उम्मीद है कि वीडियो अच्छी लगी होगी। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।